जाएगा। अच्छा, आज हम लोगों ने क्या पढ़ना था? बायो और लाइक फिजिक्स था मोस्ट प्रोबेबली। थर्सडे है ना? तो जी सर। इसका पेज नंबर पता है आपको? याद है हम लोग कहाँ पे थे? मूवमेंट स्टार्ट करनी है आज, है ना? प्लांट की मूवमेंट्स। अच्छा, ये इस तरह से है कि प्लांट के अंदर जो मूवमेंट्स हैं वो दो टाइप्स की हैं। दो टाइप्स की मूवमेंट्स कौन कौन सी हैं? दोनों सामने एक्सप्लेन की हुई हैं, ऑटोनॉमिक मूवमेंट एंड पैराटोनिक मूवमेंट। ऑटोनॉमिक वो मूवमेंट है जो कि इंटरनल कॉजेस की वजह से होगी, और पैराटोनिक वो मूवमेंट है जो इंटरनल कॉजेस की वजह से होगी। तो ऑटोनॉमिक आर स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ड्यू टू इंटरनल कॉजेस, वेयर एज पैराटोनिक आर ड्यू टू एक्सटर्नल कॉजेस। अगर प्लांट को कोई एक्सटर्नल चीज मूव करने का कह रही है, मूव करने का स्टिमुलस दे रही है, तो वो पैराटोनिक में जाएगी। और अगर कोई इंटरनल चीज है जिसकी वजह से वो ये कॉज हो रही है, फॉर एग्जाम्पल इसकी एक कॉमन सी एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं हम लोग। देखो, पैराटोनिक के अंदर आप लोगों ने देखा हुआ है एक वो जो सनफ्लावर है। सनफ्लावर क्या करता है? वो सन की तरफ को अपना जो उसका कवर है, वो अपना जो फूल है उसका, वो सनफ्लावर की तरफ को मोड़ लेता है। तो सन इज एन एक्सटर्नल सोर्स विच कॉजेज द प्लांट टू मूव। दैट्स व्हाई दिस मूवमेंट इज कंसिडर्ड इन पैराटोनिक मूवमेंट्स। और अगर हम इससे अगेंस्ट कंसिडर करें किसी और चीज को, तो वो ऑटोनॉमिक मूवमेंट्स में आएंगी। फॉर एग्जाम्पल, इंटरनली जो प्लांट है उसकी ग्रोथ अगर आप देखो तो जो उसकी ग्रोथ के कुछ मूवमेंट्स हैं या जो उसकी टैक्टिक मूवमेंट्स हैं किसी भी स्टिमुलस की वजह से, तो वो जो चूंकि एक इंटरनल कॉज की वजह से जा रही है, तो इंटरनल कॉज की वजह से इसको हम लोग ऑटोनॉमिक के अंदर रखेंगे। तो ऑटोनॉमिक मूवमेंट वो है दैट इज ड्यू टू इंटरनल कॉजेस, और पैराटोनिक मूवमेंट वो है दैट इज ड्यू टू एक्सटर्नल कॉजेस। आगे इसकी सब कैटेगरीज आती हैं डिफरेंट, और ऑटोनॉमिक की आगे तीन कैटेगरीज मेजर बताता है। सबसे पहली बता रहा है टैक्टिक मूवमेंट्स, दूसरी टर्गर मूवमेंट्स, एंड तीसरी है क्रॉस ग्रोथ मूवमेंट्स। तो सबसे पहले वाली जो इसकी टैक्टिक मूवमेंट्स हैं, इसके अंदर आगे दो फॉर्म्स आ जाती हैं। दीज आर द मूवमेंट्स ऑफ एंटायर सेल और एन ऑर्गेनिज्म, दैट इज लोकोमोशन ड्यू टू इंटरनल स्टिमुलस। कोई भी इंटरनल स्टिमुलस आ जाए और उस इंटरनल स्टिमुलस की वजह से या तो पूरे सेल को मूव करना पड़े या पूरे ऑर्गेनिज्म को, क्योंकि टैक्टिक मूवमेंट्स अभी मैंने आपको बताया ऑटोनॉमिक की एक टाइप है। तो इसका मतलब ये है स्टिमुलस जो है वो इंटरनल होगी, जो मूवमेंट का कॉज होगा वो इंटरनल होगा, और इसके अंदर या तो पूरा सेल मूव करेगा या पूरा ऑर्गेनिज्म मूव करेगा। अच्छा, आगे फिर इसकी दो टाइप्स बताता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव क्या है? टुवर्ड्स स्टिमुलस, के जिस तरफ स्टिमुलस आ रहा है अगर उसकी तरफ मूव करके चले जाओगे तो इसका मतलब ये है कि पॉजिटिव मूवमेंट हो गई, और अगर आप उससे अवे जाओगे तो वो नेगेटिव टैक्टिक मूवमेंट हो जाएगी। टैक्टिक मूवमेंट्स आर मूवमेंट्स ऑफ लोकोमोशन, दे आर फर्दर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्टिमुलस। और दो टाइप्स आगे बता रहा है, फोटोटैक्टिक एंड कीमोटैक्टिक। फोटो का मतलब ये है, देखो सबसे पहले हम लोग इसको क्लासिफाई कर लेते हैं ना। ये फोटोटैक्टिक मूवमेंट अगर मैं डिफाइन करना चाह रहा हूं, तो इसका मुझे सबसे पहला पता है कि ये लाइट की वजह से है, तो मैं लिख लिया ये लाइट की वजह से हो गई। नंबर टू, ये टैक्टिक मूवमेंट है, तो टैक्टिक के वर्ड से मुझे पता चल गया कि इसके अंदर या तो सेल मूव कर रहा है या पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म मूव करेगा। तीसरी बात, चूंकि ये टैक्टिक मूवमेंट है और टैक्टिक मूवमेंट ऑटोनॉमिक की वजह से, तो इसका मतलब तीसरी बात ये हो जाएगी कि ये जो है जो फोटोटैक्टिक मूवमेंट है ये इंटरनल कॉज की वजह से है। ठीक है, तो ये तीन मेन कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी बन जाएंगी। इसी तरीके से अगर आप कीमोटैक्टिक मूवमेंट्स देखोगे, तो कीमोटैक्टिक मूवमेंट के अंदर एक तो नंबर वन क्या आ जाएगा कि वो केमिकल की वजह से है। नंबर टू, कीमो से हमें पता चल गया कि वो केमिकल की वजह से है। टैक्टिक का मतलब ये है कि वो सेल या ऑर्गेनिज्म को मूव कराएगी, लोकोमोशन है उसकी। और तीसरे नंबर पे आपको पता चल गया कि वो चूंकि ऑटोनॉमिक की टाइप है, तो इसका मतलब ये है कि वो इंटरनल कॉज की वजह से। तो ये आपने देख लेना है कि कौन सी किसकी टाइप है, तो उसे आपको समझ आ जाएगी। अब मैं आगे पढ़ देता हूं कि इसका मतलब क्या है। फोटोटैक्टिक मोमेंट्स
It is a moment in response to stimulus of light. The movement may be towards source of light or away from the source of light. अभी हम लोगों ने बता दिया पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है. Best example of phototactic movement is passive movement of chloroplast due to cyclosis. This movement help chloroplast to absorb maximum light for carbon dioxide fixation. होता ये है कि क्लोरोप्लास्ट जो है, अब जाहिर सी बात है, ये अगर एक लीफ का स्ट्रक्चर है और लीफ के अंदर क्लोरोप्लास्ट मौजूद है, सनलाइट अगर इस तरफ से पड़ रही है और क्लोरोप्लास्ट का फेस इस तरफ है, तो फोटोसिंथेसिस तो नहीं हो पाएगी. तो इसको अपने इस फेस को ये इसकी तरफ कर लेता है. तो सेल का एक एंटायर ऑर्गेनेल कन्वर्ट हो रहा है ना, या पूरा सेल ही, जाहिर सी बात है वो क्लोरोफिल से स्टफ्ड सेल है, वो सेल क्या करेगा, अपने आप को मूव करके लाइट से ज्यादा एक्सपोज हो जाएगा. तो इस किस्म की जो मूवमेंट होगी उसको फिर हम लोग बोलेंगे फोटोटैक्टिक मूवमेंट. ठीक है. और फिर कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन वगैरह करना शुरू हो जाता है. द लाइट इंटेंसिटी एंड डायरेक्शन बोथ अफेक्ट द इंटरसेलुलर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्लोरोप्लास्ट. लास्ट पे आपके पास आ जाती है दूसरी मूवमेंट, इसकी कीमोटैक्टिक मूवमेंट. और कीमोटैक्टिक मूवमेंट के अंदर आपको बताता है जी, the movement in response to stimulus of chemicals called as chemotactic movement. जाहिर सी बात है, the movements are shown by swarm of liverworts, mosses or funds towards archegonia in response to the stimulus of nucleic acid released by the ovum is such an example. देखो आपको पता है फर्टिलाइजेशन के अंदर स्पर्म और एग ने आपस में जाकर फ्यूज करना है, और हमेशा ऐसे होता है, बल्कि अक्सर एग्जांपल्स के अंदर इस तरह से होता है कि जो स्पर्म्स हैं वो मोटाइल होते हैं, वो मूव करते हैं, और जो आर्चिगोनिया है या जो फीमेल पार्ट है, ओवम जो है, एग सेल जो है, वो स्टेगनेंट होता है, एक जगह पे रुका हुआ होता है. तो होता क्या है कि स्पर्म्स जो हैं वो लिवरवर्ट्स के या मॉसेस के, वो मूव करते हुए जाते हैं आर्चिगोनिया की तरफ. और ये जिसकी बात बता रहा है, लिवरवर्ट्स, मॉसेस या फर्न्स, ये मोस्टली जो है ये एक्वाटिक प्लांट्स या एक्वाटिक से थोड़ा सा ऊपर वाला लेवल जो डैम्प और शेडी प्लेसेस के अंदर प्लांट्स रहते हैं, ये उनकी टाइप है. तो खैर ये वहां पे मौजूद होते हैं. तो जो स्पर्म्स हैं वो मूव करते हुए एग सेल की तरफ जाते हैं. तो इसका मतलब ये है कि एग सेल कोई सर्टेन केमिकल सिग्नल्स रिलीज करता है जिसकी वजह से स्पर्म्स उसकी तरफ खींचे हुए चले जाते हैं. लेट्स से हम इसको थोड़ा सा डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन मैं कर देता हूं ताकि ज्यादा क्लियर हो जाए. तो उसके अंदर क्या है, लेट से एक आपके पास प्लांट बॉडी है, वाटर बॉडी है, लेक है या कोई समथिंग. तो अब इसके अंदर क्या होगा, लेट से एक तरफ इसकी प्लांट की मेल बॉडी है, लेट से हम लोग यहाँ पे मेल बॉडी कंसिडर कर लेते हैं, और एक दूसरी जगह के ऊपर यहाँ पे इसकी फीमेल बॉडी है. तो फीमेल बॉडी के अंदर यहाँ पे आर्चिगोनिया होगा, यानी कि एग सेल होगा. और यहाँ पे अगर आप मेल बॉडी देखोगे तो मेल बॉडीज के अंदर यहाँ पे ऑब्वियसली स्पर्म्स मौजूद हैं. तो जब भी फर्टिलाइजेशन करनी है तो ये जो आर्चिगोनिया है ये अपने इर्द गिर्द कुछ खास किस्म के सिग्नल्स क्रिएट कर देगा. यहाँ पे कुछ सिग्नल्स क्रिएट हो गए. इन सिग्नल्स की वजह से जो मेल के यहाँ से स्पर्म्स प्रोड्यूस होंगे, ये स्पर्म्स इस तरफ को मूव करना शुरू हो जाएंगे. तो इसका मतलब ये है कि ये केमिकल के कुछ सिग्नल्स प्रोड्यूस हुए जिसकी वजह से मेल्स के स्पर्म्स ने इनकी तरफ मूव करना शुरू कर दिया. तो इसका मतलब ये हुआ कि जब मेल उसकी तरफ को मूव करना शुरू कर जाएगा, लाइक जो स्पर्म्स हैं वो उसकी तरफ को मूव कर रहे हैं, स्पर्म ऑब्वियसली एक सेल है ना, तो सेल पूरा का पूरा मूव करके जा रहा है एक केमिकल के स्टिमुलस की वजह से किसी दूसरी जगह पे. तो ये जो मूवमेंट है ये फिर कहलाएगी कीमोटैक्टिक मूवमेंट. सबसे पहले वर्ड आया कीमो, तो कीमो का मतलब केमिकल, तो यहाँ पे केमिकल्स रिलीज हुए हैं, हमें पता चल गया. दूसरे नंबर पे हमें पता चला कि ये एक टैक्टिक मूवमेंट है, तो टैक्टिक का मतलब पूरे के पूरे सेल्स मूव कर रहे हैं, तो स्पर्म्स के सेल मूव करेंगे. और थर्ड चीज है कि ये ऑटोनॉमिक है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ से एक इंटरनल कॉज की वजह से. तो ये तीनों चीजें इसके अंदर आ गई, तो इसका मतलब ये कीमोटैक्टिक मूवमेंट है. कीमोटैक्टिक मूवमेंट क्लियर हो गई बच्चों? यस सर. हम्म. तो ये फिर अब कीमोटैक्टिक मूवमेंट आ जाती है. नेक्स्ट अब आगे हम लोग देखें तो एक सेकेंड मैं दोबारा शेयर कर दूं. लो, इसके बाद आगे आ जाती है टर्गर मूवमेंट्स. दूसरी नंबर वन तो हम लोगों ने टैक्टिक मूवमेंट पढ़ ली जो कि ऑटोनॉमिक रिस्पांस की वजह से है, इंटरनल रिस्पांस की वजह से है. और अब नेक्स्ट आ जाती है कीमोटैक्टिक मूवमेंट, सॉरी ऑटोनॉमिक मूवमेंट के अंदर दूसरी क्लास, एंड दैट इज टर्गर मूवमेंट्स. टर्गर मूवमेंट इज ड्यू टू डिफरेंशियल चेंजेस इन टर्गर एंड सेल साइज एज अ रिजल्ट ऑफ गेन और लॉस ऑफ वाटर. इसको याद रखने का तरीका वो याद करो, हम लोग टर्गर प्रेशर पढ़ के आए हैं पीछे, अभी पीछे रिसेंट इसी चैप्टर के शुरू के अंदर हम लोगों ने पढ़ लिया कि टर्गर मूवमेंट्स ऐसी मूवमेंट हैं जिसके अंदर क्या होता है कि वाटर जो है वैक्यूल के अंदर, वो टर्गर प्रेशर नहीं याद, वैक्यूल के अंदर वो इंक्रीज ऐड हो जाता था, वैक्यूल के अंदर पानी ऐड होता था, और एक उसके ऐड होने की वजह से, पानी इसके अंदर जाने की वजह से वो स्वेल कर जाता था, और टोनोप्लास्ट के ऊपर एक खास किस्म का प्रेशर पड़ता था, एंड दैट प्रेशर इज कॉल्ड एज टर्गर प्रेशर. तो इसका मतलब ये है कि वाटर के लॉस या गेन की वजह से जो मूवमेंट आएगी, दैट मूवमेंट इज कॉल्ड एज टर्गर मूवमेंट. ठीक है. अब आगे इसकी फर्दर आगे मजीद इसकी दो टाइप्स आ जाएंगी.
वो मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो पहला ये आपको बता रहा है मूवमेंट ऑफ डिफरेंशियल चेंजेस ऑफ टर्गर एंड द साइज ऑफ सेल एज अ रिजल्ट ऑफ गेन और लॉस ऑफ वाटर, रैपिड मूवमेंट ऑफ लीफलेट्स इन टच में नॉट प्लांट एंड स्लीप मूवमेंट ऑफ प्लांट फॉल्स अंडर दिस कैटेगरी ऑफ मूवमेंट्स। सबसे पहले इसकी बता रहा है स्लीप मूवमेंट। दो टाइप्स बताएगा बेसिकली, ये दोनों लिखी हुई है यहाँ पे आपको बोर्ड में नजर आ रही है, स्लीप मूवमेंट्स और रैपिड मूवमेंट ऑफ लीव्स। स्लीप मूवमेंट के अंदर क्या है, बीन प्लांट्स एंड सम मेंबर्स ऑफ लेग्यूम फैमिली, जिनके अंदर से लेग्यूम्स होते हैं, लाइक बीन्स टाइप की जो फैमिली है उनकी फैमिलीज हैं ये। इन द लीव्स इन इवनिंग रेज इन द मॉर्निंग, दे आर आल्सो नोन एज स्लीप मूवमेंट्स। मतलब दिन के टाइम के ऊपर जो अपनी मूवमेंट है उसको इंक्रीज कर लेंगे, लाइक उसकी तरफ कर देंगे, और रात के टाइम पे उसको डिप्रेस कर देंगे। मसलन अगर मैं आपको इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँ, ये वैसे पल्विनस वगैरह की वजह से होता है मोस्ट प्रोबेबली, अभी जाके मैं इसको पल्विनस वगैरह भी एक्सप्लेन करता हूँ, लेकिन थोड़ा सा अगर आप देख लो, अगर लेट से ये एक नॉर्मल लेवल है जिस लेवल के ऊपर लीफ रहता है, तो रात के टाइम पे ये लीफ नीचे की तरफ को हो जाएगा और दिन के टाइम के ऊपर लीफ ऊपर की तरफ को आ जाएगा। ऊपर की तरफ को क्यों आता है, ताकि सनलाइट से ज्यादा एक्सपोज हो सके। अब ये किस वजह से आता है, ये यहाँ पे इसके पीछे ना एक ऐसा स्वॉलन पार्ट है, एक खास किस्म का स्वॉलन पार्ट है। ये स्वॉलन पार्ट बिल्कुल लीफ के नीचे होता है, बल्कि ये डायग्राम थोड़ी सी मुझसे गलत हो गई, मैं इसको थोड़ा सा बता देता हूँ। लेट से ये लीफ है ना, तो लीफ के बिल्कुल बेस के ऊपर यहाँ पे एक स्वॉलन सा पार्ट है, इस पार्ट को बोलते हैं पल्विनस। ठीक है, अब ये यहाँ पे मौजूद है, ये पल्विनस कॉज करता है कि या तो ये ऊपर चला जाए या ये नीचे चला जाए। अगर तो ये स्वेल होगा तो जाहिर सी बात है आपको दिख रहा है कि लीफ ऊपर की तरफ को चला जाएगा, अगर ये स्वेल नहीं होगा तो लीफ नीचे की तरफ को आ जाएगा। तो ये किस तरह से मूवमेंट हो रही होती है, ये स्लीप मूवमेंट के अंदर आएंगी। अब किस तरह से है वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। The sleeping movement are due to daily changes of turgor pressure in the pulvinus। यहाँ पे ये pulvinus ये जो चीज है इसके अंदर जो turgor pressure है वो चेंज होता है और उसकी वजह से ये स्लीप मूवमेंट्स आती हैं। Of the petiole composed of parenchymatous cells, यहाँ पे parenchymatous cells हैं which are relatively large intercellular spaces, जिनके cells के दरमियान जो spaces हैं, intercellular का मतलब है between the cells, cells के दरमियान जो space है वो बहुत ज्यादा है। Let's say ये cells हैं तो इनकी space ज्यादा होगी, बहुत ज्यादा है। ऑफ पल्विनस इंक्रीजेस एंड लीव्स राइज एंड बिकम हॉरिजॉन्टल। जो अब उनके दरमियान स्पेस बढ़ जाती है, स्पेस बढ़ जाने की वजह से क्या है, लीफ ऊपर की तरफ को राइज कर जाता है और थोड़ा हॉरिजॉन्टल फॉर्म में चला जाता है। When turgor pressure decreases on the lower side of pulvinus, the leaves goes down in the slipping position। जब जाहिर सी बात है इसके अंदर से वाटर निकल जाएगा, इनके दरमियान स्पेसेस कम हो जाएंगी, तो ये स्वेल नहीं करेगा, ये बल्कि उसकी जगह पे फ्लैसिड सा हो जाएगा। जब फ्लैसिड हो जाएगा तो लीफ की शेप कुछ इस तरह की आ जाएगी, ये नीचे की तरफ को आ जाएगा। तो समझ आ गई। अब अगर मैं इस मूवमेंट को क्लासिफाई करके देखूं तो हो क्या रहा है, यहाँ पे वाटर का प्रेशर आ रहा है, वाटर के प्रेशर की वजह से एक टर्गर प्रेशर क्रिएट हो रहा है जो उसकी मूवमेंट करवा रहा है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज टर्गर मूवमेंट। और स्लीप मूवमेंट इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि रात के टाइम पे ये जरा डाउन चला जाता है, दिन के टाइम पे ऊपर आ जाता है, तो स्लीप साइकिल के अकॉर्डिंग हम इसको नाम दे देते हैं स्लीप मूवमेंट्स का। सेकंड जो हमारे पास आ जाता है दैट इज रैपिड मूवमेंट ऑफ लीव्स, कि लीफलेट्स जो है वो जल्दी से जो मूव कर जाते हैं, और मूव किस वजह से करते हैं, ये जो आपने टच मी नॉट की एक एग्जांपल पढ़ी हुई है, एक प्लांट है मिमोसा, मिमोसा प्यूडिका इसका पूरा नाम है, और टच मी नॉट इसको कहते हैं कि आप इसको अगर टच करो तो टच करते ही फौरन से ये लाइक अपनी मूवमेंट शो करता है और बंद हो जाता है, कुछ इस किस्म की इसकी मूवमेंट्स हैं। तो उसको फिर हम कंसिडर करते हैं रैपिड मूवमेंट ऑफ लीव्स के अंदर। तो रैपिड मूवमेंट ऑफ लीफ के अंदर क्या है, लीफलेट्स क्या है, व्हेन अ कंपाउंड लीफ ऑफ सेंसिटिव प्लांट मिमोसा प्यूडिका, ये नाम याद रख लेना, मिमोसा प्यूडिका, टच मी नॉट इसको बोलते हैं, इज टच्ड द लीफलेट्स फोल्ड टुगेदर, वो जो लीफलेट्स हैं वो अपने आप को फोल्ड कर लेते हैं और बंद हो जाते हैं। द रिस्पांस टेक्स सेकंड, अ सेकंड और टू, या एक सेकंड लेते हैं, 2 सेकंड मतलब फौरन से, resulting from rapid loss of turgor by cells pulvinus in the base of each leaflet. The investigation has shown that potassium ions move first, कि potassium ions वहां से फौरन से move करते हैं, जो कि water को which causes water to leave cell by exosmosis, और ये cause करते हैं कि पानी उसके अंदर से सेल के अंदर से निकल जाए। It takes about 10 minutes to regain turgor and restore the internal turgidity of leaf, कि जो लीफ की ओरिजिनल टर्जिडिटी है उसके अंदर वापस आने में, मतलब आपने टच किया वो फौरन से पोटेशियम आयन के स्टिमुलस की वजह से पानी सारा का सारा निकल जाएगा। जब पानी सारा निकल जाएगा तो पानी के निकल जाने की वजह से जो वो लीफलेट्स हैं अपने आप को बंद कर लेंगे, और फिर 10 मिनट लगते हैं पानी को दोबारा से रिप्लेनिश करने में और दोबारा से नॉर्मलाइज करने में। ठीक है, तो ये आपने रैपिड मूवमेंट्स ऑफ लीव्स के अंदर पढ़ लेना है। अब इसके अंदर एक और बात है, यही एग्जांपल हम लोग आगे भी जाके एक जगह पे पढ़ेंगे, वो वहां पे जाके मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है
कि पोटेशियम आयन की इन्वॉल्वमेंट आप लोगों ने पहले भी पढ़ ली भी है। याद करो हम लोगों ने जब पढ़ा था गार्ड सेल्स जब ओपन होते हैं और क्लोज होते हैं और उनकी वजह से स्टोमेटा ओपन या क्लोज होता है, तो उसकी दो थेरीज थी। पहली वाली थेरी तो यही थी कि वो सनलाइट वगैरह की वजह से होता है, लेकिन दूसरी थेरी ये थी कि वो पोटेशियम आयंस की वजह से होता है। तो अगर पोटेशियम आयंस वहां पे मैनेज कर सकते हैं तो यहाँ पे भी उसी तरह से पोटेशियम आयंस उसको टेक केयर कर रहे होते हैं। तो जो इसकी सर आपकी आवाज नहीं आ रही। अभी भी नहीं आ रही? सहर आपको भी नहीं आ रही? हेलो? सर अब आ रही है। अब आ रही है, चलो ठीक है। तो खैर पोटेशियम आयंस जो हैं वो मूव करते हैं और मूव करने की वजह से टर्गर दोबारा से रीगेन कर लेते हैं और इंटरनल टर्जिडिटी जो है वो उसकी मेंटेन हो जाती है। तो इस तरह से टर्जिडिटी आ जाती है, टर्गर मूवमेंट्स आ जाती हैं, और इसकी भी आगे जो दो फर्दर टाइप्स हैं वो आपने देख ली। यहाँ तक कुछ पूछना है किसी ने? नो सर। नो सर। अब जो थर्ड इसकी टाइप आ जाती है दैट इज ग्रोथ मूवमेंट्स। और growth movements are due to unequal growth on two sides of a plant like stem or root, tendrils, buds. These there are three types of growth movements: epinesty और हाइपोनेस्टी और न्यूटेशन। ये तीनों टाइप्स याद रखनी है। देखो प्लांट के दो पोर्शंस के अंदर अगर अनइक्वल किस्म की ग्रोथ चल रही है तो वो ग्रोथ भी एक्चुअली एक मूवमेंट के जुमरे में ही आ जाएगी ना। तो इस किस्म की मूवमेंट को हम लोग फिर बोलेंगे ग्रोथ मूवमेंट्स। एपिनेस्टी, एपी का मतलब क्या है? ऊपर वाला पोर्शन। नेस्टी चूंकि नेस्टिक मूवमेंट्स हैं तो ये उसके अंदर ही आएंगी। इट इज शोन बाय लीव्स, petals. The upper surface of leaf in bud condition show more growth as compared to the lower surface. This leads to opening of bud. कि होता क्या कि लेट से आपके पास एक बड बनी हुई है यहाँ पे एक स्पेसिफिक किस्म की, तो इसका जो ऊपर वाला पोर्शन है ये ज्यादा ग्रोथ शो करता है, नीचे वाला जरा कम ग्रोथ शो करता है। तो जो ऊपर वाला ज्यादा ग्रोथ शो कर रहा है वो ज्यादा ग्रो हो जाएगा और बड ओपन हो जाएगी। इस किस्म की मूवमेंट को हम एपिनेस्टी कहेंगे। लेकिन इससे ऑपोजिट क्या होगा? इससे ऑपोजिट होगा हाइपोनेस्टी। हाइपोनेस्टी, इफ द ग्रोथ इन लोअर सरफेस ऑफ बड इन बड कंडीशन is more than half that of upper surface, then bud will remain closed. अगर नीचे की तरफ को ग्रोथ ज्यादा है और ऊपर की तरफ को ग्रोथ कम है तो वो कम ग्रोथ होने की वजह से ये बड बंद ही रहेगी और इस किस्म की मूवमेंट को हम हाइपोनेस्टी बोलते हैं। थर्ड अब अंदर वाली क्या आ जाती है? थर्ड इज न्यूटेशन। द ग्रोइंग टिप ऑफ यंग स्टेम मूव्स इन अ zigzag फैशन ड्यू टू अल्टरनेट चेंजेस इन ग्रोथ ऑन ऑपोजिट साइड ऑफ एपेक्स। दिस मॉड इज कॉल्ड एज न्यूटेशन। कि जो बड है आपकी, लेट से ये एक बड निकली हुई है, ये एक पूरी ब्रांच है और उसके ऊपर यहाँ से बड है। अब इस बड ने आगे से ये जो इसका ऊपर वाला पोर्शन है, ये बड वाला पोर्शन, इस पोर्शन ने ग्रो करना है। तो इसको ग्रो करने के लिए पहले ये इस तरफ को ज्यादा ग्रो करना शुरू करती है, फिर अचानक से ये दूसरी साइड को ग्रो करना शुरू कर देती है, फिर एक और साइड के अंदर ग्रो करना शुरू कर जाती है। तो इस किस्म के जो ये ग्रोथ इनकी चलना शुरू हो जाती है ना, इस किस्म की जो ग्रोथ है इसको हम लोग कहते हैं न्यूटेशन। के ऑपोजिट साइड्स के ऊपर जो ग्रोथ दोनों अल्टरनेटिव फैशन के अंदर, जिगजैग फैशन के अंदर चलेगी, ऑपोजिट अल्टरनेट चेंजेस इसके अंदर आएंगे, तो उसको बोलेंगे फिर हम लोग न्यूटेशन। वो थर्ड मूवमेंट है। ऊपर की तरफ को अगर हो जाएगी तो एपिनेस्टी, नीचे की तरफ को अगर ग्रोथ ज्यादा हो जाएगी तो हाइपोनेस्टी, और न्यूटेशन तो चूंकि वो जिगजैग है। ऊपर की तरफ को अगर ज्यादा होगी तो लीव्स, पेटल्स वगैरह शो होना शुरू हो जाएगी और साथ ही साथ ये बड जो है वो ओपन हो जाती है। लेकिन अगर नीचे की तरफ को ज्यादा होना शुरू हो जाएगी, हाइपोनेस्टी हो जाएगी, तो उस केस के अंदर वो जो बड है वो क्लोज ही रहती है। ठीक है, और वैसे ही ग्रोथ ग्रोथ शो करती है। तो इसको फिर हम लोग हाइपरनेस्टी कहते हैं। एंड थर्ड फॉर्म इज कॉल्ड न्यूटेशन, जिसके अंदर जिगजैग फैशन के अंदर, ऑपोजिट फैशन के अंदर, ऑपोजिट पैटर्न के अंदर ये जो ग्रोथ है ये हो रही होती है। ठीक है, इस बात का पता चल गया बच्चों? बच्चों पता चल गया इस बात का? जी सर। जी सर। अच्छा, अब आगे इसकी पैराटोनिक मूवमेंट्स आ जाती हैं। तो पैराटोनिक मेरा ख्याल है कल पढ़ लेनी चाहिए। ठीक है ना? तो ये अब बहुत आसान है, इजी सा टॉपिक है, लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर पूछ लिया करता है। तो आपने इसका ना एक टेबल बना लेना है। टेबल बना लोगे तो ज्यादा बेहतर है। आप टेबल बनाओ, उसके अंदर सबसे पहले मतलब जिस तरह से एक पूरा वो फ्लो चार्ट नहीं बनता, सबसे पहले मूवमेंट लिखो, फिर उसकी दो टाइप्स लिखो, ऑटोनॉमिक और पैराटोनिक। इसका बता दो इंटरनल कॉज है, इसका बता दो एक्सटर्नल कॉज है। फिर ऑटोनॉमिक के आगे तीन टाइप्स बता दो। सही लॉन्ग क्वेश्चन है। जी जी, लॉन्ग क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है। सबसे पहला आ जाएगा टैक्टिक मूवमेंट्स, फिर आ जाएगा टर्गर, और लास्ट वाली आ जाएंगी आपके पास ग्रोथ। टैक्टिक की फिर दोनों टाइप्स लिख दो, टर्गर की भी दोनों टाइप्स लिख दो, और ग्रोथ की भी फिर आगे जो तीन टाइप्स हैं वो लिख दो। तो इस तरह से आप लोग लिखते जाओ और साथ ही साथ ब्रैकेट के अंदर उसको एक्सप्लेन करते जाओ। तो एक चार्ट बनेगा ऑटोनॉमिक का,
एक ही चार्ट इस तरह से पैराटोनिक का बन जाएगा। बल्कि अगर आप बड़ा चार्ट ले लेते हो तो आप इसी की भी आगे इसी तरह से टाइप्स करते जाओ और इसको फिर एक्सप्लेन करते जाओ, तो उस तरह से भी पॉसिबल है। तो बहुत इजी है और इजी सा टॉपिक है, इसका बस आपको नाम याद रखना है और एक एग्जांपल याद रखनी है। नाम से ही आपको पता चल जाएगा मूवमेंट कौन सी है और उसी के मुताबिक आपको एग्जांपल भी याद आ जाएगी। ठीक है ना? इसको 2 मिनट है, 2 मिनट में आप लोग देख लो, बुक से देख लो, कुछ पूछना है इसमें से तो पूछ लो मुझसे। अच्छा जी, सबसे पहले तो आप लोगों ने ये डायग्राम देखनी है। इस डायग्राम के अंदर वो आपको बताता है, वो कहता है इसके अंदर लेट से n नंबर ऑफ चार्जेस हैं। जितने चार्जेस हैं, ये जितने भी इसने चार्जेस शो किए हुए हैं, ये n नंबर ऑफ चार्जेस इसके अंदर मौजूद हैं। जो इसका एरिया है दैट इज a, ठीक है, और इसकी जो लेंथ है दैट इज l, और एक चार्ज जो है वो q के इक्वल है। ठीक है, जो एक चार्ज है वो स्मॉल q के इक्वल है, मतलब ये वाला चार्ज भी स्मॉल q है, ये वाला चार्ज भी स्मॉल q है, ये सारे चार्जेस को स्मॉल q से शो कर रहा है। टोटल नंबर ऑफ चार्जेस जो यहाँ पे हैं वो n है, और जो इसका एरिया है वो है a, और यहाँ पे लेंथ जो इसकी दी हुई है आपको वो l दी हुई है। अगर वो आपसे पूछे कि इसके अंदर एक चार्ज के ऊपर चार्ज कितना है, तो आप कहोगे उसके ऊपर एक चार्ज के ऊपर चार्ज q के इक्वल है। अगर मैं कहूं जितने भी चार्जेस हैं उसके ऊपर चार्ज कितना है, तो आप कहोगे इसको आप n से मल्टीप्लाई कर दें तो टोटल चार्ज आ जाएगा। लेकिन अगर मैं कहूं इस क्लोज्ड सरफेस के ऊपर टोटल कितना चार्ज है, तो एन क्यू को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा इसके वॉल्यूम के साथ। ऐसे ही है कि नहीं? सबसे पहले एक के ऊपर चार्ज कितना है, स्मॉल क्यू, टोटल चार्ज कितना है एन क्यू, और अगर आपने इस पूरी बॉडी के ऊपर चार्ज देखना है तो आप इसको इसके वॉल्यूम के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे। तो इसका मतलब ये है कि टोटल चार्ज किसके इक्वल आएगा, डेल क्यू इज इक्वल टू एन ए एल और क्यू। ठीक है, टोटल चार्ज किसके इक्वल आ जाएगा, एन ए एल क्यू के ऊपर, इस पूरी बॉडी के ऊपर जितना चार्ज आएगा दैट विल बी एन ए एल क्यू। एन इज द नंबर ऑफ चार्जेस, ए इज एरिया, एल इज लेंथ ऑफ द सिलेंडर या बॉडी, while Q is charge on one particle। तो टोटल के ऊपर चार्ज अगर आपने निकालना है तो आप इन चारों क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई कर दोगे, बल्कि तीनों को, वॉल्यूम, नंबर ऑफ चार्जेस और साथ ही साथ एक चार्ज को, इन सबको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो डेल क्यू की वैल्यू आपके पास आ जाएगी एन ए एल क्यू के इक्वल। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन हो? नो सर। नो। तो किया क्या हुआ है कि इस कंटेनर के ऊपर टोटल चार्ज तो मैंने आपको बता दिया, और साथ ही साथ एक बात याद रखनी है कि यहाँ पे इसके अक्रॉस एक मैग्नेटिक फील्ड लगा दी गई है, और वो यहाँ पे उसने शो किया, वही अब छुप के अंदर ये बी से शो करते हैं मैग्नेटिक फील्ड को, तो उसने यहाँ पे इसके ऊपर एक मैग्नेटिक फील्ड लगा दी हुई है। अब टॉपिक अगर आप देखो तो टॉपिक के अंदर उसने आपको क्या बताया हुआ जी, टॉपिक आपको है फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड। अगर कोई चार्ज है और वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कर रहा है तो उसके ऊपर फोर्स कौन सी है। बच्चों एक सेकंड रुको, मैं जरा आया। अच्छा बच्चों, तो हम लोग देख रहे थे मैं दोबारा बता देता हूँ दोबारा से। हम लोगों ने अगर टोटल चार्ज निकालना है डेल क्यू, तो बल्कि डेल यहाँ पे जो क्यू है ये कैपिटल आएगा, डेल क्यू इक्वल्स टू एन ए एल क्यू, इसके इक्वल आ जाता है। ठीक है, फिर वो आपको कहता है कि आप लोगों ने क्या करना है टाइम की, बल्कि मैं आपको वहीं से बता देता हूँ। आपके पास अगर करंट निकालना पड़े तो I इक्वल्स टू डेल क्यू डिवाइडेड बाय डेल टी, यही फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है। करंट इज चार्ज टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज या चार्ज पर यूनिट टाइम, आप इसको जब डिवाइड करते हो तो आपके पास I की वैल्यू आ जाती है। तो I की वैल्यू बताने के लिए आप लोगों ने क्या करना है, I इक्वल्स टू डेल क्यू ओवर डेल टी आ जाएगा। अब ये जो डेल क्यू है इसकी वैल्यू यहाँ पे प्लेस कर दो। आप लोगों ने लिखा I इक्वल्स टू डेल क्यू की जगह पे हम लोग लिख देते हैं एन ए एल क्यू डिवाइडेड बाय डेल टी। तो अगर आप लोगों ने डेल टी की वैल्यू निकालनी है तो डेल टी की वैल्यू निकालने के लिए हमें थोड़ी सी डेरिवेशन करना पड़ेगी। हम लोगों ने देखा हुआ है कि वेलोसिटी इक्वल्स टू टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, तो डिस्टेंस को अगर हम लोग टाइम रेट ऑफ चेंज के साथ डिवाइड कर दें तो ये वेलोसिटी के इक्वल आ जाती है। और अगर इसी तरह से मैं डेल टी की वैल्यू निकालना चाहूँ तो डेल टी इक्वल्स टू एल डिवाइडेड बाय वी। तो ये डेल टी की वैल्यू जो एल डिवाइडेड बाय वी आई है इसको मैं यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ। तो आई किसके इक्वल आ जाएगा मेरे पास, आई इक्वल्स टू एन ए एल क्यू, उसी तरह से डिवाइडेड बाय डेल टी की जगह पे आपने प्लेस कर देना है
एल डिवाइडेड बाय वी। ये वी नीचे डिवाइड हो रहा है, ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और एल एल से कैंसिल हो जाएगा। तो इसका मतलब अब जो नई इक्वेशन हमारे पास बनेगी वो इस तरह से बनेगी कि वो नई इक्वेशन हमारे पास इस तरह से होगी, आई इक्वल्स टू एन ए क्यू वी, और v यहाँ पे वेलोसिटी है। अब ये जो नई हमारे पास i की वैल्यू बन रही है वो हमारे पास बन रही है एन ए क्यू वी के इक्वल। ठीक है, ये अब i की वैल्यू हम लोगों ने इक्वेशन में पुट करनी है। और किस तरह से हम लोगों ने अब फोर्स निकालनी है ना, तो फोर्स का हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला पुट कर देते हैं। फोर्स का फॉर्मूला हम लोगों ने पहले से पढ़ा हुआ है, F इक्वल्स टू आई इंटू एल क्रॉस बी। यहाँ पे एल भी वेक्टर है, बी भी वेक्टर है और एफ भी वेक्टर है। इस वेक्टर का साइन लाजमी डालना है। अब हम इसके अंदर आई की वैल्यू प्लेस कर देते हैं। F इक्वल्स टू आई की वैल्यू हम लोगों ने क्या लिखी थी, एन ए क्यू वी, तो हम यहाँ पे एन ए क्यू वी प्लेस कर देते हैं। एन ए क्यू वी, और बाकी की वैल्यू हमारी एज इट इज आ जाएगी, और वो क्या है, एल क्रॉस बी। अच्छा, अब एक छोटी सी बात है, अगर वो बात आपको समझ आ जाती है तो ये सारी डेरिवेशन क्लियर है, और अगर वही बात समझ नहीं आती तो फिर ये डेरिवेशन मामला खराब करेगी। देखो, हम लोगों ने एक बात पढ़ी हुई है, वेक्टर जो है, वेक्टर वो दो चीजों से मिलकर बनता है। मैं आपको इसकी थोड़ी सी थ्योरी समझा दूं। वेक्टर जो है वो दो चीजों से मिलकर बनता है। अगर आपने वेक्टर बनाना है तो उसका मैग्नीट्यूड है और साथ ही साथ उसकी डायरेक्शन है। मैग्नीट्यूड को अगर आप डायरेक्शन से मल्टीप्लाई कर देते हो तो वेक्टर बन जाता है। और एक स्केलर को वेक्टर बनाने का तरीका भी हम लोगों ने फिर यहीं पे पढ़ा था कि वेक्टर जब भी आपने लिखना है, ए अगर वेक्टर है तो आपने उसका मैग्नीट्यूड लेना है, ए का मैग्नीट्यूड, और साथ ही साथ आप उसका यूनिट वेक्टर दे दो, क्योंकि मैग्नीट्यूड की जगह पे ये आ जाएगा, डायरेक्शन की जगह पे यूनिट वेक्टर आ जाएगा, और वेक्टर की जगह पे ये। तो ये चीज हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं, वेक्टर इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड इनटू इट्स यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर के साथ आपने इसको प्लेस कर देना होता है। और यूनिट वेक्टर की अगर हम थोड़ी सी डिटेल्स देखें तो यूनिट वेक्टर के अंदर आपको पता है कि यूनिट वेक्टर ये सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन शो करने के लिए होता है। इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। ठीक है, ये पुरानी बेसिस हैं जो हम लोग चैप्टर नंबर 2 के अंदर पढ़ के आ चुके हैं। अब मैं क्या करता हूं कि मैं एल को, ये जो एल मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, इसको मैं इसके पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर लेता हूं। तो मैं उसी तरीके से पूरी इक्वेशन लिखता हूँ। इक्वेशन क्या है मेरे पास, ये एफ लिख देना है आपने, एफ इक्वल्स टू एन ए क्यू वी, वैसे का वैसे। एल की जगह पे मैं लिख देता हूं एल, और साथ में एल का यूनिट वेक्टर इनटू बी। इस इक्वेशन पे कोई फर्क तो नहीं पड़ा बच्चों? जो वेक्टर है उसकी जगह पे मैंने उसका मैग्नीट्यूड और यूनिट वेक्टर प्लेस कर दिया है। जिस तरह से मैं ए की जगह पे इसका मैग्नीट्यूड और यूनिट वेक्टर प्लेस कर सकता हूं, ऐसे मैंने एल की जगह पे प्लेस कर दिया है। अब बात यह है कि अगर दो वेक्टर्स हैं, लेट से मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बता देता हूं, लेट से मेरे पास एक वेक्टर है ए और एक वेक्टर है बी। मैं कहता हूं इन दोनों की डायरेक्शन सेम है। अगर मैं यहाँ पे आपको कंडीशन बता दूं कि इन दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए का जो यूनिट वेक्टर होगा वो बराबर हो जाएगा बी के यूनिट वेक्टर के, क्योंकि यूनिट वेक्टर अभी मैंने आपको बताया कि डायरेक्शन शो कर रहा है। तो इसका मतलब यह है कि ए का यूनिट वेक्टर बी के यूनिट वेक्टर के बराबर हो जाएगा अगर इन दोनों की डायरेक्शन सेम है। यही बात है कि नहीं बच्चों, इस बात की समझ आ रही है? ए का यूनिट वेक्टर बी के यूनिट वेक्टर के बराबर है बच्चों। हेलो, पता चल रहा है इस बात का कि नहीं? अच्छा, तो अगर आप देखो ए और बी इन दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो इसका मतलब ये है कि इनका यूनिट वेक्टर भी आपस में बराबर है। तो मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूं कि जो v है, v और l इन दोनों की सेम डायरेक्शन है। अगर मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि इसकी सेम डायरेक्शन है, तो इसका मतलब ये है कि v का जो यूनिट वेक्टर है वो बराबर आ जाएगा आपके पास l के यूनिट वेक्टर के। ठीक है, तो v और l का जो यूनिट वेक्टर जब बराबर होगा, v और l का जब यूनिट वेक्टर बराबर हो जाएगा, तो इसका मतलब ये है कि मैं v l की जगह, l के यूनिट वेक्टर की जगह पे v का यूनिट वेक्टर लिख देता हूं। तो अब मैं आपको लिख देता हूं f इक्वल्स टू एन ए क्यू वी, साथ में l की जगह पे l वैसे का वैसे आ जाएगा, और साथ में v का यूनिट वेक्टर यहाँ पे आ जाएगा, और साथ में l आ जाएगा, इनटू b का वेक्टर ऐसे का ऐसे बना रहेगा। ठीक है, सर जी जी जी, जी बेटा सुन रहा हूं मैं, बोलो जी।
बच्चे कुछ पूछना है आपने, पूछ लो। जी जी मैं सुन रहा हूँ बेटा। कोई हाल नहीं। अच्छा खैर वो अभी फिलहाल चलेगी है अभी। यहाँ पे इस तरह से है कि एन ए क्यू वी और साथ में वी का यूनिट वेक्टर आपने लिख दिया, एल सिंपल रह जाएगा, इनटू बी, वो बी का वेक्टर आपने वैसे ही लिखा हुआ है। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं दोबारा से इसको इकट्ठा कर दूंगा। जिस तरह से हमें पता है कि v और v वेक्टर और जो उसका मैग्नीट्यूड है, लाइक उसका यूनिट वेक्टर और उसका मैग्नीट्यूड, इन दोनों को मिला के मैं अगेन वेक्टर बना लूंगा। मैं यहाँ से थोड़ी सी जगह खाली कर दूं, मैं इसी पेज को इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो अभी इसकी डेरिवेशन करने के लिए मजीद आगे हम लोग क्या करते हैं, अ, हम लोग लिख देते हैं f इक्वल्स टू एन ए सर क्यू कैपिटल V। सर जी जी जी। इसका इधर एल का क्यों नहीं यूनिट वेक्टर लिखा आपने कहाँ पे l का यूनिट वेक्टर नहीं लिखा? नीचे? एल के यूनिट वेक्टर की जगह मैंने ये देखो ना, एल का यूनिट वेक्टर वी के यूनिट वेक्टर के बराबर है, तो एल के यूनिट वेक्टर की जगह मैंने वी का यूनिट वेक्टर लिख दिया। तो इधर एल का भी लिख सकते हैं अगर वी का ना लिखें। नहीं नहीं, वी का ही लिखना है ना। एल का तो पहले से आपके पास मौजूद है, चाहिए आपको यहाँ पे वी का है, तो इस वजह से आपने एल के यूनिट वेक्टर को वी से ही रिप्लेस कर दिया। फिर अब ये v के ठीक इस है। यूनिट वेक्टर और मैग्नीट्यूड को इकट्ठा करके आपने यहाँ पे v का वेक्टर बना लिया। b वैसे ही वेक्टर था, और साथ में यहाँ पे l सिंपल आ जाएगा, अब l की वेक्टर नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये f अब आगे इक्वल आएगा, f इक्वल्स टू एन ए एल क्यू इंटू वी क्रॉस बी। ठीक है, तो ये हमारे पास अभी एक फाइनल इक्वेशन बनेगी। लेकिन इस इक्वेशन के अंदर भी ये जो मैं फोर्स निकाल रहा हूं, ये हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था जब हम लोगों ने स्टार्ट किया था। तो मैंने आपको बताया था कि ये वाली जो फोर्स है, ये फोर्स टोटल उस सिलेंडर के ऊपर, उस बॉडी के ऊपर है जिसके अंदर ये सारा कुछ मौजूद है। अगर मैं आपके पास यहाँ पे मेंशन कर दूं ऑन वन चार्ज, अगर मैं एक चार्ज की आपसे पूछ लूं, तो एक चार्ज की पूछने के लिए आप क्या करोगे, देखो जरा, जब, बल्कि वो यहाँ पे नहीं लिखा हुआ हमने, जब हमने काफी सारे चार्जेस में कन्वर्ट किया था एक चार्ज को, तो हमने एन ए एल से मल्टीप्लाई किया था। तो अब चूंकि हमने एक चार्ज का करना है, तो हम इसको एन ए एल से डिवाइड कर देंगे। तो फोर्स ऑन वन चार्ज इक्वल आ जाएगी एन ए एल क्यू इंटू वी क्रॉस बी डिवाइडेड बाय एन ए एल। इन तीनों से डिवाइड करेंगे, तो जो फाइनल इक्वेशन हमारे पास बनेगी एफ इक्वल्स टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी। ये फाइनल इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, ये अब इक्वेशन है, इसको आगे एक्सप्लेन जो करना है वो मैं आपको नेक्स्ट मीटिंग के अंदर कर देता हूँ। समझ आई बच्चों इस बात की? इतना इतनी डेरिवेशन के अंदर कोई क्वेश्चन हो?